जय हिंद दोस्तों, मैं आर.एस. सर आप सभी का आपका अपना चैनल एनएससी ज्ञानी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 की चैप्टर 1 पढ़ेंगे। केमिस्ट्री चैप्टर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये वीडियो हम उन छात्रों के लिए लाए हैं जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से 10वीं की तैयारी कर रहे हैं। हम इस वीडियो में केमिस्ट्री की चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और आगे के वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे चैप्टर पढ़ाएंगे। और ये खास करके ये 10वीं के जो तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के छात्र, उनके लिए है और ये बिल्कुल क्लास फ्री होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, उनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसे होता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि दूध को या 2-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो वो खट्टा हो जाना, देखते होंगे कि बराबर ये दूध का फट जाना और फलों का पकना, ये सभी जितने भी क्रियाएं हो रहा है, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इस प्रकार की घटनाएं होता रहता है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे आप देखते होंगे कि खाना जब 2-4-10 घंटा हो जाता है, उसके बाद उससे एक विशेष प्रकार की स्मेल आने लगती है, इसको हम लोग विकृत गंधता कहते हैं। ये सभी घटनाएं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इनको हमने लिख भी दिया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले, यानी अलग अलग गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तब एक नया हमको पदार्थ मिलता है जिसका नाम होता है जल। जल, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप जानते होंगे कि ये हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है। देखिए, ये दोनों क्या है? गैस है। और जब इसको हम अभिक्रिया कराएं तो क्या बना? जल बना, जो एक बिल्कुल अलग गुणधर्म वाला है, अलग गुण का है। यानी ये क्या है? जल, जो एक लिक्विड है, और ये सभी क्या है? गैस है। तो चलिए, इसमें हमने इसके नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक शब्द हमने लिख दिया, ये अभिकारक, और यहाँ भी लिख दिया हमने अभिकारक, और यहाँ पे क्या लिखा है? प्रतिफल यानी उत्पाद। ये अभिकारक और उत्पाद होता क्या है, तो इनके बारे में हम लोग नीचे बताए हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन। जैसे कि आप देखते होंगे कि बराबर जब कभी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होता है तो उनमें बहुत सारे प्रकार के परिवर्तन आता है। जैसे उनके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था, इसमें वो किस अवस्था में, जैसे हम लोग आप जैसे पढ़े होंगे इससे पहले क्लास 9th में, कि ये जो अवस्था होता है, जैसे पदार्थ की अगर हम बात करें भौतिक रूप से, उनकी अवस्थाएं 3 होते हैं: ठोस, द्रव व गैस। तो इनकी अवस्थाएं में परिवर्तन हो जाता है। कोई गैस रहता है तो उसके जो नया प्रतिफल बनता है, जो नया उत्पाद बनता है, वो एक द्रव के रूप में हो जाता है या फिर सॉलिड के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्या है? गैस है। ये भी क्या है? एक गैस है। इससे जो नया प्रतिफल बना वो क्या बना? जल, जो क्या है? लिक्विड है। तो इससे एक अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवक्षेप का बनता है, अवक्षेप बनता है, यानी अवक्षेप का बढ़ना, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो अवस्था में परिवर्तन, इसमें चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये सभी क्रियाएं जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये सभी चीजें उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ हमने बताया था, ये अभिकारक। चलिए हम लोग अभिकारक के बारे में बात करते हैं। अभिकारक क्या होता है? यानी इसको हम इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है? रिएक्टेंट, यानी अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है,
इट मीन्स जो पदार्थ उसके रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे इसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों ने क्या किया है, क्रिया किया है आपस में। जब क्रिया किया है तब क्या बना है, जल बना है। ये जो आपस में क्रिया किया तो क्या कौन कौन क्रिया किया है, इसमें कौन सा पदार्थ है जो क्रिया किया है, तो वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, इसमें अभिकारक कहलाएगा। और इससे जो नया पदार्थ बना है, इस दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बना है, वो बना है जल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे यानी उत्पाद कहेंगे। तो इससे स्पष्ट ये हो जाता है कि हम जो प्रतिफल यानी उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझने में कोई तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उससे क्या क्या परिवर्तन होने को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़े रासायनिक अभिकारक। अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है या क्रिया करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक समीकरण की बात कर ले हम लोग, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिखा और उसके बाद नया पदार्थ बना है जल। जो रासायनिक समीकरण होता है यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जब किसी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को उसके उत्पाद और अभिकारक जो होते हैं उनके हम अगर संकेतों या उनके सूत्रों के द्वारा अगर हम उसको दर्शाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को उनके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2O प्लस O2 H2O, इट मीन्स यानी H2 क्या किसको दर्शा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं, और ये O2 क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन को दिखाया जा रहा है। ऑक्सीजन यानी देखिए ये ऑक्सीजन और ये क्या है, हाइड्रोजन, इससे मिलकर क्या बना है, जल। तो इसको देखिए जल को हमने उसका रासायनिक फार्मूला के रूप में हमने क्या किया है, उसको लिखा है, केमिकल फार्मूला के रूप में उसको हमने लिखा है, यानी H2O। जल का जो केमिकल फार्मूला होता है आप सब भी जानते होंगे, H2O। तो इसीलिए हमने उसको क्या किया है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब रासायनिक समीकरण क्या होता है, लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल को उनके संकेतों और सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था अभी कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन, जिसमें हमने पढ़ा था अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ये सभी चीजें हमने पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सभी चीजें होती रहती है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि हमने रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बताए थे उसमें भी बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो जल बनता है, जिसमें अवस्था का परिवर्तन हो रहा होता है। और यहाँ हमने एक और भी चीज लिया है, जैसे मैग्नीशियम का फीता। इसमें मैग्नीशियम का एक हम फीता ले लेंगे या एक तार क्वाइल फॉर्म में जो होता है तार वो ले लेंगे। उसको जब हम जलाएंगे, आग के संपर्क में लाएंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनेगा, सफेद पाउडर बनने लगता है, पाउडर के फॉर्म में हो जाता है, सफेद यानी व्हाइट पाउडर के फॉर्म में बनता है। इसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम क्या था, एक सॉलिड फॉर्म, मतलब ये एक फीते के रूप में था, जो किसके रूप में आ गया है, एक पाउडर के फॉर्म में आ गया है, पाउडर के रूप में आ गया है। इसमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन कैसे होता है, तो जब हम बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाते हैं तब क्या होता है कि बुझा हुआ चूना बनता है और अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा तभी उत्पन्न होगी जब उसमें ताप में परिवर्तन होगा, यानी यहाँ पे क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आप लोग देखा होगा अपने घरेलू कार्यों में भी होता रहता है। घर की पोताई वगैरह आप देखते होंगे करने के लिए जब लोग मार्केट से जो चूना खरीद के लाते हैं पाउडर के फॉर्म में रहता है तो उसको लोग क्या करते हैं, पहले पानी में डालते हैं और उसके बाद देखेंगे जब पानी में डालने के बाद देखेंगे कुछ समय बाद वो क्या होता है, खौलने लगता है।
तो उसमें क्या होता है, उस वो पानी भी गर्म हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है वो उष्मा में क्या हुआ, उस वहाँ पर परिवर्तन हुआ है, यानी ताप में परिवर्तन हुआ है। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का बनना, जैसे हम बेरियम क्लोराइड के घोल में अगर हम डाइल्यूट यानी तनु सल्फ्यूरिक एसिड को हम अगर मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का हमें अवक्षेप मिलता है। सबसे पहली बात, बेरियम सल्फेट का क्या मिलता है, अवक्षेप मिलता है। और ये अवक्षेप होता क्या है, तो अवक्षेप एक अघुलनशील ठोस होता है, अघुलनशील ठोस होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अघुलनशील ठोस यानी जो पानी में नहीं घुलता है, एक ऐसा ठोस जो पानी में नहीं घुलता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अगला हम पढ़ेंगे रंग में परिवर्तन। तो रंग में कैसे परिवर्तन होता है, जैसे लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड के घोल के बीच अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अवक्षेप भी बनेगा और साथ ही साथ रंग में भी परिवर्तन आएगा, रंग में भी परिवर्तन आएगा। अब हम पढ़ेंगे गैस का निकलना, जैसे कि गैस कैसे निकलता है। तो जैसे कि हम अगर जिंक ले लेते हैं, दानेदार जिंक ले लेते हैं और जस्ता, उस पर क्या करते हैं हम लोग, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अवक्षेप तो हम लोग बता ही दिए, और इसको क्या करें, शॉर्ट इसको नोट कर लें और या फिर स्क्रीनशॉट कर लें। हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण का परिभाषा भी लिखे थे कि हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उसके प्रतिफलों को जब उनके संकेतों या अनुसूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये रासायनिक समीकरण को हम लोग उसके सूत्रों या अनुसूत्रों के द्वारा दर्शाते क्यों हैं, इनके बारे में, इसके बारे में हमको जानना सबसे पहले जरूरी होता है। इसको हम लोग दर्शाते क्यों हैं, तो दर्शाने का कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा, तभी तो हम लोग ऐसा करते हैं, नहीं तो वो ही वैसा ही लिखते जैसा हम लोग को लिखना होता। इसको दर्शाने का एक मूल उद्देश्य है कि इनका जो हमको फायदा मिलता है वो है ये कि किसी भी रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में अगर उसका हम निरूपण करते हैं तो बहुत ही आसान होता है और इससे समय की बचत भी होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। ये जो होने वाले पहला लाभ है वो हमने ये बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण क्या होता है, आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। यानी हम एक बड़े से बड़े रासायनिक अभिक्रिया को हम एक छोटे से कागज के पन्नों पे लिख सकते हैं और इसका निरूपण भी आसान होता है। दूसरी बात, इसके रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठाक की जा सकती है कि कितना हमको ये अभिकारक चाहिए और उससे हमको कितना प्रतिफल प्राप्त करना है, उसके लिए हमको ये आइडिया लग जाता है। तीसरी बात है कि संपूर्ण विश्व में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो हर जगह रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक संकेतों का उपयोग जो किया जाता है वो एक ही प्रकार का होता है। वो क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है, यानी संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अतः जो वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा रासायनिक समीकरण की जो जानकारी होता है, उनके जो जानकारी प्राप्त करने में उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो एक ही प्रकार के रासायनिक समीकरण, रासायनिक इक्वेशन लिखा जाता है जिसको लेकर के वो सब पहले से जानते रहते हैं। तो ये तो हो गया कि रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते क्यों हैं, उनसे होने वाले फायदे, यानी उनको रासायनिक समीकरण के उनके उपयोग से हमको ये फायदा हो गया। अब जो आएगा वो प्रॉब्लम आएगा कि हम लोग उसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले बात तो हम लोग रासायनिक समीकरण होता क्या है उनके बारे में जाने, उनसे होने वाले फायदे के बारे में जाने। अब उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखना भी तो जरूरी है, पहले लिखना भी अब सीखना है हम लोग को। तो लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले जो बात है तो वो है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हमने एक यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है a + c, एरो दिए हैं और क्या लिखे C + D।
यानी ये हो गया दाईं ओर और ये हो गया बाईं ओर। तो अभिकारक ये हुआ जो अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अभिकारक को हम लोग क्या करते हैं, उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पद में किधर लिखते हैं, समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, इस ओर लिखते हैं। ठीक। दूसरी बात, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक जो होते हैं उनके सूत्रों के बीच हम लोग क्या देते हैं, धन चिन्ह देते हैं। धन चिन्ह देने मतलब प्लस का साइन देते हैं। अगर एक अभिकारक है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक से अगर अधिक अभिकारक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस रासायनिक समीकरण में अगर हो रहा होता है तो वहां पर हम लोग प्लस का साइन देकर हम उसको क्या लिखते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं अभिकारक को। तीसरी बात, अभिकारक के जो प्रतिफल होते हैं, प्रतिफल को भी उसको हम लोग किसमें लिखते हैं, संकेतों और अनुसूत्रों में समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। जैसे ये समीकरण हो गया, समीकरण का दाईं ओर ये हो गया, तो इधर हम लोग क्या लिखते हैं, अभिकारक से जो नया प्रतिफल बना है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, उसको संकेतों और अनुसूत्रों में ही दिखाते हैं। अगर सिर्फ एक ही प्रकार का प्रतिफल बना है, सिर्फ एक ही प्रतिफल बना है तो हम लोग सिर्फ एक ही लिखेंगे। लेकिन जब एक से अधिक प्रतिफल का निर्माण होता है, एक से अधिक उत्पाद बनता है, तो हम लोग उसको प्लस के साइन में देकर के उसको हम लोग मतलब दर्शाते हैं। चौथा, कि प्रतिफलों के बीच भी क्या लेते हैं, हम लोग प्लस का साइन देते हैं, वही हमने अभी जो बताया। और नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर में पढ़ेंगे, अभिकारक और प्रतिफलों को एक तीर के चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि इसमें देख रहे होंगे कि ये है अभिकारक और ये है प्रतिफल। इस दोनों के बीच में हमने क्या दिया, एक तीर का चिन्ह दिया है अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए। ये तीर का चिन्ह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। जैसे कि इसमें देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, इसमें से अभिकारक है। ए और बी क्या है, अभिकारक है, जिसको हमने प्लस का साइन दे करके बाईं ओर लिखा है। और इससे जो नया पदार्थ प्रतिफल बना है वो है सी और डी, इसको हमने दाईं ओर प्लस के रूप में लिखा है। तो ये हमें दर्शाता है कि अभिक्रिया किधर हो रहा है, ए से बी, मतलब ए बी से सी और डी की ओर हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग शॉर्ट नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। अभी हमने इतना पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण के लाभ पढ़े, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को जो हम लोग लिखते हैं तो वो किस प्रकार का रासायनिक समीकरण होता है। तो रासायनिक समीकरण में हम लोग प्रकार पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है। समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख रहे होंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इस दोनों के बीच में हमने जब अभिक्रिया कराया तो क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, HCl बना। तो देखिए इधर क्या था, हाइड्रोजन कितना है, जो हाइड्रोजन जो तत्व है वो 2 है, वो कितने मोल है, 2 मोल है, इसकी परमाणु संख्या। और ये क्लोरीन भी 2 है, तो इधर भी कितना है, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। तो इससे हम कह सकते हैं कि इधर इसमें जो है दोनों ओर यानी अभिकारक की तरफ और प्रतिफल की तरफ जितना अभिकारक में जितने भी तत्व हैं उसके परमाणु की संख्या, और इधर प्रतिफल में जितने परमाणु तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या दोनों क्या है, समान है। तो इस रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब दूसरी हम लोग बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों ओर इसमें अभिकारक की तरफ और प्रतिफल की तरफ दोनों ओर परमाणु की संख्या जो होती है, प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या क्या होती है, समान नहीं होती है। जैसे कि इधर हम इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। और इधर जो बना वाटर, क्या बना, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना, वाटर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो 2 मोल है, इसमें 2 उसकी है, लेकिन इधर क्या है, ऑक्सीजन 1 ही मोल है, ऑक्सीजन 1 खत्म हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या है कि अभिकारक के और जो परमाणु की संख्या है वो। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हमने समझा कि इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु की संख्या क्या समान नहीं होती है। तो हम लोग जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो मोस्टली हम लोग हमेशा कैसा रासायनिक समीकरण लिखते हैं,
संतुलित रासायनिक समीकरण, और संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग नहीं लिखते। ऐसा इसीलिए करते हैं कि अगर हम असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उसका उल्लंघन होने लगता है, उसका पालन नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित क्यों करते हैं, ऐसा भी पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित इसलिए करते हैं, उसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का क्या होता है, पालन होता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हम लोग एक समझ में ऐसा होता है कि जैसे कि हमने इससे पहले समझिए कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान यानी किसी भी वस्तु, कोई भी पदार्थ है, उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नाश कर सकते हैं। तो यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ना हम उसका क्या कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग विनाश कर सकते हैं। वो क्या होता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। तो वही होता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। तो इसीलिए हम लोग इस सिद्धांत का पालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रासायनिक समीकरण है उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो अब है रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां होती है मुख्य रूप से। जो एक कॉमन विधि है जो हमेशा इसमें यूज किया जाता है वो है अनुमान द्वारा संतुलन विधि, यानी बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड ये कॉमन मेथड है जो जनरली यूज किया जाता है। दूसरा है बीजगणितीय विधि, इट मींस अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो इसको आप लोग शॉर्ट नोट कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो दो विधि हमने बताया उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुमान द्वारा संतुलन विधि, बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। इसका यूज हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, अनुमान द्वारा संतुलन विधि का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक हमने इक्वेशन ले लिया, एक असंतुलित इक्वेशन ले लिया जिसमें Mg प्लस HCl, तो क्या बना है MgCl2 प्लस H2। ये जब बना हुआ है आप देख सकते हैं कि इधर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जितने भी प्रकार के तत्व का यूज हो रहा है उसको हम लोग एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं जिसमें यहाँ पे हम लिखते हैं तत्व, दूसरे यहाँ बाईं ओर और ये दाईं ओर। इसमें हमने तत्व, इसमें से जो भी तत्व है उन सभी तत्व का हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं। इसमें क्या है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है। ये तीनों तत्व दोनों ओर है। इसमें हम लोग सबसे पहले बाईं ओर की बात करें तो मैग्नीशियम कितने हैं, एक है, हाइड्रोजन कितना है, एक है, और क्लोरीन कितना है, एक है। और अगर हम दाईं ओर की बात करें तो मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन दो है और हाइड्रोजन दो है। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों ओर जो तत्वों की जो संख्या है इसमें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। संतुलित करने के लिए दोनों तरफ क्या बराबर होनी चाहिए। इसमें हम मैग्नीशियम की देख रहे हैं तो मैग्नीशियम एक बाईं तरफ भी है और एक दाईं तरफ भी है। इसका मतलब ये कि मैग्नीशियम क्या है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। इसमें अब हम देखेंगे कि क्या है, हाइड्रोजन बाईं ओर कितनी है, एक है, और दाईं ओर कितनी है, दो है। तो दाईं ओर दो है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इधर यानी इसमें कम किसमें है, बाईं ओर है, बाईं ओर कम है तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि Mg प्लस 2HCl कर देंगे, क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2। इसमें जब हम 2 कर दिए हैं, हाइड्रोजन क्या कर दिए हम 2 कर दिए हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या बना, नया जो समीकरण बना है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल एकदम इसमें हाइड्रोजन भी क्या हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है। अब क्लोरीन की हम लोग देख लेते हैं तो क्लोरीन भी कितना था, पहले 1 मोल था और जब प्रोडक्ट के रूप में वो 2 मोल बन के आया है। तो यहाँ क्लोरीन भी एक कम है तो क्लोरीन भी देख रहे हैं कि 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन भी 2 हो गया कि ये अब क्या हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए फिर से एक ऐसा डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इधर हमने क्या लिखा, तत्व, इधर यहाँ पे बाईं ओर, यहाँ पे लिखे हम दाईं ओर, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और यहाँ पे हमने लिखा क्लोरीन। इस तीनों को हम जब देखते हैं तो मैग्नीशियम देखिए बाईं ओर भी यहाँ पे क्या है, एक है, और दाईं ओर भी क्या है, एक है। ये बिल्कुल बैलेंस्ड है।
और हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 है, और यहाँ दाईं ओर भी क्या है 2 है, बाईं ओर क्लोरीन भी 2 है और इधर भी 2 है। तो ये अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो तत्वों की जो संख्या है, जो परमाणु की जो संख्या है वो क्या है, बिल्कुल अब बराबर हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि। ठीक है, धन्यवाद।